हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस बिहार ज्योग्राफी स्पेशल में करने वाले हैं क्लाइमेट और एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। बिहार की जलवायु को देखेंगे, बिहार की कृषि को देखेंगे, बिहार के हम देखेंगे कितने एग्रीकल्चर जोन में बांटा गया है बिहार। ओके। और हम लोग देखेंगे बिहार की जलवायु किस तरह की है, बिहार के सीजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बिहार में कितने तरह के ऋतुएं हैं उनको समझेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर हम बात करेंगे कि मेरे द्वारा क्या क्या पढ़ाया जाएगा बिहार स्पेशल में, जो कि मैं रोज बोलता हूं आपको, तो आप ये देख सकते हैं कंटेंट आपका है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट। ठीक है। और इसके बाद हम लोग बिहार पॉलिटी भी करेंगे, लेकिन पहले इन टॉपिक को करना जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। आपके बीपीएससी प्री हो या कोई भी एग्जाम हो, जो आपके प्री लेवल के एग्जाम हो, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बिहार स्पेशल 198 का भी जो हमारा मिल रहा है बिहार स्पेशल पूरा। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। आपको क्यूजेज हैं, पीडीएफ हैं, जो भी क्लासेस नोट्स हैं वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो तो मिलेगा ही, और इसका प्राइस आपको आफ्टर नवरात्रा इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि आफ्टर 15 अक्टूबर आपका इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप लोग इस कोर्स को जल्दी से परचेज करें। और साथ ही साथ आपको भी नवरात्रा सेल चल रहा है हमारे बीपीएससी प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो जितने भी कोर्सेज हैं सबका प्राइस ऑलरेडी कम कर दिया गया। आप देख सकते हैं 488 का कोर्स 398 में कर दिया गया है। ये ये हमारा जो 10 टेस्ट हैं आपके बीपीएससी प्री के लिए 6th 7th के लिए, उसका आप बिहार एसआई का जो टेस्ट हमारा है टेस्ट सीरीज, जिसमें 250 प्लस टेस्ट हैं इन हिंदी, उस टेस्ट का भी प्राइस कम कर दिया गया। तो जल्दी से जाके परचेज करें, और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इन सारे जो भी आपको टेस्ट देख सकते हैं वो सारे टेस्ट कहीं ना कहीं क्वालिफाई कैंडिडेट या क्वालिफाई ऑफिसर्स के द्वारा बनाए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक ही होगा क्लाइमेट और एग्रीकल्चर। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट और एग्रीकल्चर एक दूसरे से संबंधित है। अभी हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ है जो हमारा है मिनरल्स और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बिहार में कौन कौन से हैं। तो वो जो हमारा है वो एक वीडियो में हम लोग कर लेंगे उसको, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो बहुत छोटा टॉपिक है बेसिकली, उसमें बस हमें फैक्ट ही याद रखने हैं। और फिर हमारा फॉरेस्ट छूटा हुआ है, फिर उसके बाद हमारा बिहार ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। बिहार ज्योग्राफी को अप टू द मंडे हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ओके। फिर हम लोग बिहार हिस्ट्री की ओर चलेंगे। देख सकते हैं आप, ये सब तो मैंने करवा दिया है। चलिए, मुझे कमेंट आया था कि इंग्लिश में स्लाइड्स रहे, तो मैंने आज का स्लाइड को इंग्लिश में ही रखा है और मैं हिंदी में चीज़ों को समझाते चलूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बेसिकली अगर हम क्लाइमेट पढ़ेंगे बिहार का, तो पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इसकी स्थिति को समझना पड़ेगा, इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट को पढ़ना पड़ेगा, इसके डिस्टेंस फ्रॉम द सी को देखना पड़ेगा, हिमालय से इसकी क्या स्थिति होती है, मानसून से क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा से क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ेगा, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार। लेकिन पहले समझेंगे कि बिहार की स्थिति कहाँ पे है, बिहार कहाँ पे लाइज करता है। देखिए, ये आप देख सकते हैं ग्लोब। तो इस पे जब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग जोन अगर हम बांटते हैं कि सूर्य के प्रकाश कहाँ पे कितना पड़ रही है और कितना टेम्परेचर कहाँ पे रहता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में मीन्स कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री, एक सेकंड, ये बहुत ही ज्यादा, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ की अगर बात करते हैं, तो ये जो एरिया है, ये जो आपका यहाँ पे हमेशा सूरज लंबवत रहती है, इट मीन कि यहाँ पे सूरज की प्रकाश ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर वार्म होगा। और ये एरिया हमेशा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूरज से प्रकाशित रहता है, तो इसको बोलते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन अगर पता होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी जो है वो इनके बीच में जितने कंट्री हैं उनसे ही मिलकर बना, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए टोरिड जोन क्या, इसको बोलते हैं टोरिड जोन, मतलब उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, जोन मीन्स कटिबंध होता है, ठीक है, उष्ण कटिबंध। यहाँ पे उष्ण होता है, यहाँ पे मौसम क्या होता है, गर्म होता है। अब देखिए, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ब्रिज जिसको बोलते हैं, 66 डिग्री नॉर्थ है। और ये अंटार्कटिक ब्रिज 66 डिग्री साउथ। यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ही कम जाती है, सूरज का लाइट बहुत ही कम जाता है। तो इसके एज ए रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम पहुंच पाता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। तो ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका पोलर सर्कल के बीच में यहाँ मतलब 66 से लेके 90 डिग्री, और यहाँ 66 से लेकर 90 डिग्री अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे, तो ये जो आप देख सकते हैं ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन इट मीन शीत कटिबंध, मतलब यहाँ पे हमेशा शीत होता है, मतलब यहाँ पे हमेशा
ठंडा रहेगा। अब देख सकते हैं बच गया आपका ये आर्कटिक पोरस, मतलब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश आप देख सकते हैं। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ा सा आप समझिए कि एक तरह से मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, थोड़ा सा उष्ण भी रहता है, थोड़ा शीत भी रहता है। तो ये जो एरिया है ये कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। मैं थोड़ा सा इंडियन, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझ में। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन, समझ रहे बात को। तो ये शीतोष्ण कटिबंध इधर भी हो जाएगा, सेम चीज 23.5 से 66। अब देख सकते हैं, आपने देखा सूरज के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि सन का लाइट किस तरह से पड़ रहा है, तो टेम्परेचर किस तरह से, आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं, आप खुद से सोच सकते हैं कि बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। और भी बाकी चीजें हैं तो हम लोग बिहार ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ना है। अब देखिए समझिए चीजों को, तो देखिए तो बिहार की स्थिति अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर हम बात करेंगे इंडिया के और बिहार की स्थिति, इंडिया अगर हम बिहार का अक्षांश समझ ले तो कुछ भी नहीं। बिहार का अक्षांश मैंने बताया था आपको 24 से 27 डिग्री। अब बताइए कहाँ पड़ेगा? अब बोलिएगा कि ये कर्क रेखा से ऊपर पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पड़ेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो उष्ण कटिबंध को छोड़ते हुए जाएंगे, लेकिन 24-27 में थोड़ा सा ही जाएंगे हम लोग, यहाँ पर ये जाएंगे ये लोकेशन। तो ये जो लोकेशन होता है ये होता है सब ट्रॉपिकल जोन। टेम्परेट में तो है ही, लेकिन टेम्परेट से थोड़ा सा मतलब कम है, मतलब सब ट्रॉपिकल जोन। अगर पूरे पूरे यहाँ पर रहता लोकेशन तो सब पूरा ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में रहते, लेकिन यहाँ पर है तो उपोष्ण है, मतलब उष्ण है लेकिन थोड़ा सा मतलब उपोष्ण कटिबंध आपको देखने को मिलता है। ये सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। शीतोष्ण नहीं होगा, पूरा पूरा शीतोष्ण मतलब कह सकते हैं शीता और उष्ण नहीं हो सकता, पूरा पूरा ठंडा नहीं होगा, लेकिन सब ट्रॉपिकल जोन है। समझ रहे बात को? टेम्परेट जोन के अंदर भी क्या है? सब ट्रॉपिकल जोन है। बात समझ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द टेम्परेट जोन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब देखिए और उसका और भी क्लासिफिकेशन करेंगे मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ये तो अपनी स्थिति देखा कहां पे लाइज कर रहा है, लेकिन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो आ जाएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ह्यूमिड क्या भाई? आर्द्रता, आप समझ ले आर्द्रता। अभी हम बताएंगे कोपेन क्लासिफिकेशन, तब समझ में आपको आएगा आर्द्रता, ठीक है, सॉरी आर्द्रता। तो आर्द्रता अगर हम कोपेन क्लासिफिकेशन देखते हैं CWA आता है, हम आगे बताएंगे CWA क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए ह्यूमिड मतलब आर्द्रता उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कैसे? देखिए ये बे ऑफ बंगाल है। अब देखिए बे ऑफ बंगाल को मैं इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ये गर्म क्षेत्र है तो यहाँ पे गर्म क्षेत्र है, सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पर हवाएं गर्म हो रही, हवाएं ऊपर उठ रही है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा है लो प्रेशर बन रहा है, मतलब हवाएं जब ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे स्थान खाली हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, हवाएं से ऊपर उड़ के चली गई। अब एक जगह है जहाँ पे ठंडा है, ठंडा स्थान है, यहाँ पे सूर्य की प्रकाश बहुत ही कम पहुंच रही है, तो यहाँ पर हवाएं क्या है? हवाएं यहाँ पे सघन रहेगी, हवाएं नहीं ज्यादा मतलब कहने के ऊपर नहीं जाएगी, तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। अब ये हवाएं अपना जगह खोजेगी, ये हवाएं नेचर अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, नेचर अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। तो ये जो हवाएं हाई प्रेशर जोन से ये हवाएं इधर चलना स्टार्ट करेगी, जहां पे गर्म है, जहां पे लो प्रेशर बना, जहां पे हवाएं है ही नहीं, जहां हवाएं से ऊपर उठ के चली गई, तो ये हवाएं हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की ओर चलेगी। इसी को बोलते हैं पवन, इसी को बोलते हैं पवन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पवन। तो ये देखिए जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आती है तो उसको बोलते हैं पवन। अब यही स्थिति बे ऑफ बंगाल में होता है। बे ऑफ बंगाल आप देखिए कि कर्क रेखा आप देख सकते हैं गुजरती है। अब कर्क रेखा से आप देख सकते हैं कि अब कर्क रेखा से नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कर्क रेखा से नीचे आप जाइएगा तो ये जो यहाँ पे हमेशा सूर्य जब उत्तरायण की स्थिति में होगा, जब सूर्य कर्क रेखा से आप देख सकते हैं कि नीचे बड़ा तो रहेगा तो उत्तरायण की स्थिति जिसको बोलते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में रहेगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पे लाइट सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगा, लंबवत रहेगा सनलाइट, अगर बात परपेंडिकुलर रहेगा। और जब सनलाइट यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अगर यहाँ पे देख सकते हैं समुद्र है, पानी है, पानी जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर गर्म हवाएं उत्पन्न होगी। यहाँ पर गर्म हवाएं क्या करेगी? इस पानी को, बे ऑफ बंगाल से पानी को लेके, नमी को लेके ऊपर उड़ेगी, नमी को लेकर ऊपर उड़ेगी, और ये हवाएं फिर इधर जो आप देख सकते हैं हिमालय है तो इधर चलना स्टार्ट करेगी। और जब एक बात समझिए कि ये जब हवाएं इधर चलना स्टार्ट करती है तो बगल में है हिमालय,
तो हिमालय से क्या होती है, हवाएं टकराती है और यहाँ पे बारिश करवाती है बिहार वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो मौसम बना होता है, बिहार वाले क्षेत्र का जो मौसम बना होता वो हमेशा कहीं ना कहीं एक तरह से आपको आर्द्रता देखने को मिलेगी इस बिहार वाला क्षेत्र में। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सब ट्रॉपिकल तो है ही, लेकिन कैसा है, आर्द्र है। यहाँ पे आर्द्र होता है, थोड़ा आर्द्रता आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ह्यूमिड और ड्राई आपको देखने को मिलेगा सर है बिहार के आपको पार्ट में। अब देखिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार देख लीजिए, थोड़ा कम ह्यूमिड रहेगा, लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार देखिए वो ज्यादा ह्यूमिड ड्राई रहेगा। तो ये चीज आप समझ सकते हो। ओके, अब बात आगे करते हैं। अब और देखते हैं तो मॉडिफाई कंटिनेंटल, ये भी सवाल पूछा जा चुका कि किस तरह का महाद्वीपीय जलवायु है, तो किस तरह का संशोधित रूप का महाद्वीपीय जलवायु, संशोधित मॉडिफाई। देखिए महाद्वीपीय जलवायु क्या होता है कि लैंडलॉक जो एरियाज होते हैं वहां पे महाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है। लैंडलॉक एरिया जहां पे बगल बगल में समुद्र नहीं हो, तो वो एरिया में जो जलवायु पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाए जाते हैं। और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का अगर महाद्वीपीय जलवायु की अगर हम खासियत मैं आपको बताऊं, तो वो जो जलवायु होते हैं भैया, समुद्र से जितना दूरी पे जाइएगा उतना ही शुष्क हो जाएगा, उतना ही ड्राई हो जाएगा। तो समुद्र से जितना दूर आप जाते जाइएगा, जो एरिया रहेगा उसका टेम्परेचर उतना ही शुष्क रहेगा। यही होता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एक तरह का शुष्क होता है। लेकिन देखिए बिहार भी लैंडलॉक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बगल में बे ऑफ बंगाल है, तो बगल में बे ऑफ बंगाल से इफेक्ट करता है, यहाँ पे मौसम को शुष्क कर देता है। इसलिए कॉन्टिनेंटल है, शुष्क है, लेकिन शुष्क के साथ इसमें आर्द्रता आपको देखने को मिलती है। तो मॉडिफाई कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, इतना समझ लीजिए काफी है। जो हम बिहार, जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो और भी हम क्लाइमेट को डिटेल से पढ़ेंगे, कम से कम 2 घंटे तो क्लाइमेट को ही समझने में लगेगा। समझ बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे, चलिए हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंट देख लिया, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्थिति है सूर्य से समुद्र से दूरी है, तो आपको स्थिति देख पा रहे हैं। हिमालय का क्या प्रभाव है, हिमालय वर्षा कर रही है, हवाओं को यहाँ पे आप रोक दे रही है और हवाओं के यहाँ बारिश। अगर ये हिमालय नहीं रहता तो ये सारे पवने कहने का मतलब कि चाइना तरफ पहुंच जाते। ठीक है, मानसून का प्रभाव हम देखेंगे कि मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है बिहार के क्लाइमेट के ऊपर। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए मानसून को समझने से पहले हम समझेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसको बोलते हैं। ये एक तरह की रेखाएं कीजिएगा, आप देख सकते हैं, और ये टेम्परेचर को दिखाती है कहाँ पे ज्यादा गर्मी रहेगा, कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ये देख सकते हैं ऊपर वाला जो है जुलाई के, तो ITCZ जुलाई जो रेखा बताती है कि जुलाई में कहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस पे ज्यादा गर्मी रहेगा। अब प्लेसेस पे ज्यादा गर्मी रहेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा भैया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। ज्यादा यहाँ पे गर्म, इन क्षेत्रों में ज्यादा गर्म है तो यहाँ पर हवाएं ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीच में 0 डिग्री आप इक्वेटर देखते हैं आप पास हो रहा है, इक्वाटर, कोलंबिया, ब्राजील, ये सब सारे एरिया से गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, सोमात्रा, बुर्नोई और इंडोनेशिया से जो 0 डिग्री इक्वेटर जो पास हो रहा है। तो क्या होगा भैया कि यहाँ पर तो लो प्रेशर है, लेकिन इसकी इधर क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। इधर अभी मौसम क्या है, थोड़ा सा कम है। सूर्य यहाँ पे उत्तरायण की स्थिति में थी, तो यहाँ पर मौसम क्या होगा कि हाई गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो तो हवाएं ऊपर उठेगी, तो नीचे पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो हवाएं हाई प्रेशर वाला है, ये हवाएं चलना स्टार्ट करेगी यहाँ पे लो प्रेशर की। तो यही हवाएं का जो चलते इसको बोलते हैं पवन, इसको बोलते हैं क्लाइमेट, मतलब मानसून। तो ये हवाएं उठेगी यहाँ पर से, अपने साथ वर्षा लेके उठेगी। आप देख सकते हैं हिंद महासागर सारे, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं, वर्षा लेके उठेगी और यहाँ पे बारिश करवाएगी। ये देख सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर चल रही है। और ये जो जा रही है किस डायरेक्शन जा रही है, तो जा रही है आपका देख सकते हैं वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिणी पश्चिम से। ये साउथ में है और वहां से वेस्टर्न तरफ से, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है हवाएं। ये जो मानसून आपको देख सकते हैं, तो ये किस तरह का हो गया, साउथ वेस्ट मानसून। समझ रहे बात को। तो गर्मियों में आप समझ सकते हैं जो वर्षा होती है वो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ITCZ जुलाई सब समझ चुके हैं। अब देखिए जनवरी में स्थिति अलग होती है, उल्टा हो जाता है। जनवरी में क्या होता है कि इन क्षेत्रों में आपको सूर्य की स्थिति आपको इन क्षेत्रों में आपको दिखेगी, इन क्षेत्रों में ज्यादा आपको कहीं ना कहीं गर्म देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए ये जो जुलाई में आप देखते हैं, जनवरी में आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ठंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ हवाएं उड़ेगी। अब जो हवाएं चलना स्टार्ट करेगी ये इधर से इधर चलना स्टार्ट करेगी। तो ये जब इधर से हवाएं चलना स्टार्ट करती है तो ये भी बारिश करवाती है, जिसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, रिट्रेटिंग मानसून, ठीक है। तो कभी कभी जब आप देखते हैं ठंडा में अब जब बरसात होगी तो वो रिट्रेटिंग मानसून के कारण ही होगी, इस बात को समझिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि मानसून कब कब कहां पहुंचते, देख सकते हैं जून 5 है, ये देख सकते हैं जून 10 है। तो जून 10 को देखिए मानसून यहाँ पे उठी और जून 10 को मानसून कहां पहुंचेगी, बिहार वाले क्षेत्र में पहुंचेगी और यहाँ पे वर्षा करवाएगी, यहाँ पे वर्षा
करवाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमने ये चीज समझ लिया कि मानसून की वजह से भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए बे ऑफ बंगाल से जो बरसात जो कहीं ना कहीं जो बारिश करवाती है, तो बिहार के पूर्वी भाग में ज्यादा बारिश करवाएगी। अब बिहार के आप देख सकते हैं पश्चिमी भाग में अगर हम जाएंगे, गोपालगंज वाला एरिया में जाएंगे, तो इधर बारिश कम करेगी, इधर जाते जाते कहीं ना कहीं बारिश कम जाएगी। तो कहीं ना कहीं इधर वाला में ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगा, किशनगंज वाला क्षेत्र में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगा, ज्यादा रेनफॉल को कहीं ना कहीं रिसीव करेगा। लेकिन गोपालगंज वाला क्षेत्र में देख सकते हैं यहाँ पे शुष्क क्लाइमेट मिलेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कम, आपको कहने का मतलब ये हुआ कि वर्षा को रिसीव करेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए बात को। और भी हम लोग मानसून समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। रेन की बात करते हैं तो रेन भी इफेक्ट करता है बिहार के जलवायु के ऊपर, क्योंकि कहीं की ज्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा बारिश होगा, कहीं यहाँ पे कम बारिश होगा, दक्षिणी क्षेत्र में कम बारिश होगा, उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगा, वहां पे बाढ़ होगी। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट की आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, इस बात को आप समझ चुके हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। किस तरह के हम ट्रॉपिकल जोन में पढ़ते हैं ये आपको याद रखना है, प्री के लिए तो इतना काफी है, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल आपको बता दिया। अब देखिए आप ये चीजों को समझिए, कोपेन क्लाइमेट, देखिए कोपेन की अगर बात करेंगे, इन्होंने जलवायु को जिस तरह से बांटा, कोपेन जेजर जो क्लाइमेट को जलवायु को बांटा, उसमें बिहार की स्थिति क्या है, बिहार को कौन सा क्लाइमेट के अंदर रखा जाता है, इसको समझेंगे। तो कोपेन ने 5 तरह के क्लाइमेट को बांटा, 5 तरह के क्लाइमेट को। एक ट्रॉपिकल और मेगा थर्मल क्लाइमेट, सेम चीजें वही। ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो आपका आता है शीतोष्ण कटिबंध जिसको बोलते हैं, मेगा थर्मल जिसमें टेम्परेचर हमेशा गर्म ही रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, तो उसको बोल देंगे ट्रॉपिकल और मेगा थर्मल क्लाइमेट। समझ बात को, ट्रॉपिकल है कैसा है, मेगा थर्मेट क्लाइमेट। अब देखिए एक है ड्राई और एरिड क्लाइमेट। तो ड्राई और एरिड क्लाइमेट में क्या आएगा, सूखा रहेगा, थोड़ा शुष्क रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्लाइमेट जहां पे बरसात कम होती है, जहां पे बरसात बहुत ही कम होगी, वो क्षेत्र को बोला कि ड्राई और एरिड क्लाइमेट। ठीक है, उसने बांटा उसके अकॉर्डिंग। एक होता है टेम्परेट और मेजोथर्मल। टेम्परेट मतलब आप देख सकते हैं कि जहां पे उष्ण कटिबंध ज्यादा है, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो एनुअल टेम्परेचर माइल्ड आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका टेम्परेट और मेजोथर्मल क्लाइमेट। सर बात को, और फिर बांटा है कॉन्टिनेंटल, जो मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय, जहां पे शुष्क जलवायु रहेगा, जहां पे गर्मी में ही ज्यादा, जब हॉट समर जो होगा ज्यादातर बहुत ज्यादा गर्म होगा, विंटर अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, तो वो होगा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। पोलर आप देख सकते हैं, पोलर जिसको बोलते हैं ध्रुवीय बोलते हैं, अल्पाइन जलवायु उसको बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा, थ्रू आउट द ईयर पूरा ही ठंडा रहेगा। तो पोलर और अल्पाइन में आपको अंटार्कटिका और अर्कटिका वाला क्षेत्र आ जाएगा। कॉन्टिनेंटल में आप देख सकते हैं कि जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, जो वहां पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आपको देखने को मिला। टेम्परेट आप देख सकते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, मैं इस मैप को चुप कर देता हूँ, ठीक है, और इसने नाम भी दिया ABCDE, ठीक है, ABCDE, ओके। तो इस तरह से इसने नाम भी दिया, इस नाम को आप समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आप बिहार की स्थिति करेंगे, तो बिहार में किस तरह का टेम्परेट है, बिहार में किस तरह का है टेम्परेट है। तो टेम्परेट में आपका आ जाएगा बिहार, सी में आ जाएगा, ओके। अब देखिए मैं आपको इसको बता दूं, थोड़ा जूम हम करेंगे, देखिए। तो आप समझिएगा कि इसने मेन क्लाइमेट को इक्वेटोरियल, एरिड, वार्म, स्नो, पोलर, कोई दिक्कत नहीं। तो बिहार में टेम्परेचर कैसा होता है, इक्वेटोरियल है नहीं है, इक्वेटर के पास है नहीं है। बिहार में कैसा वार्म टेम्परेट होता है। बिहार आपको पता है शीतोष्ण कटिबंध मतलब उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है, उष्ण से थोड़ा ऊपर। तो ये बाहर में टेम्परेट रीजन में पड़ता है। यहाँ पे गर्मी में ज्यादा गर्मी लगेगा, ठंडा में ज्यादा ठंडा लगेगा। तो यहाँ पे गर्मी में मौसम जो होगी शुष्क होगी, बहुत ही ड्राई क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो क्लाइमेट दिखेगा वो बार, तो सी हो गया बिहार, आप देख सकते हैं बिहार के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। बिहार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे CWA लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा, तो सी हो जाएगा बिहार का। अब उसके बाद पार्टिसिपेशन देखेंगे, ठीक है, कि ड्राई मौसम के समय आप देखते हैं कि बरसात आपको ठंडा के समय बहुत ही बारिश कम होती है। तो ठंडा में आपको देखते हैं हाथ वाथ पूरा सूख जाता है, ड्राई क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। तो ठंडा में किस तरह का होगा, W। तो पार्टिसिपेशन बरसात के अकॉर्डिंग W हो जाएगा बिहार में। अब टेम्परेचर बिहार में किस तरह का रहता है, टेम्परेचर बिहार में किस तरह का रहता है, तो समर। अब देखते हो कि बिहार के क्षेत्रों में आप गया देख लीजिए, सम क्षेत्र देख लीजिए, तो बहुत ज्यादा गर्मी होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है। तो टेम्परेचर क्या होगा, हॉट समर, बहुत ही हॉट समर, ठीक है, वार्म भी नहीं हॉट होता है। तो CWA। तो इसी तरह से कोपेन ने बिहार की जलवायु को बांटा, तो उसको रखा CWA में। देख सकते हैं ये कलर देख सकते हैं ब्राउन है, यहाँ पे CWA। तो C4 वार्म टेम्परेट, सॉरी
W4 विंटर ड्राई होगा, IA4 हॉट समर होगा, मतलब विंटर तो ड्राई होगा ही, समर हॉट होगा ही, तो CWA में रखा गया। तो ये इसमें पोपेन ने क्लासिफिकेशन किया, इसको हम समझेंगे, ज्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको PhD नहीं करना है क्लाइमेट के ऊपर, इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें समझ में आ गया होगा आपको, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये आपको मैंने यहाँ पे फिर से मैप आपको डाला, इस मैप से भी चीजों को समझ सकते हैं। CWA के अंदर अगर देखते हैं ये वाला पूरा एरिया आ रहा है, ठीक है। वही बिहार के अगर आप पेनिसुलर रीजन की बात करते हैं तो कुछ कुछ पेनिसुलर रीजन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप कलर को देख सकते हैं, ये कलर DWD में आ रहा है, तो वो अलग अलग लोकेशन है, लेकिन हमें बिहार की चीजों को समझना है, बिहार की स्थिति को समझना है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होगा, ठीक है। यहाँ तक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए बात करेंगे बिहार में, अगर हम बात करते हैं सीजन की बात करते हैं, तो देखिए बिहार के अगर सीजन की बात करते हैं, सीजन, तो बिहार में बेसिकली 3 तरह के सीजन मिलेंगे। समर मिलेंगे, ठीक है, विंटर मिलेगा, ठीक है, रेनी सीजन मिलेगा। बहुत ही सिंपल शब्दों से समझेंगे, ये बहुत ही ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं घुसेंगे। अब देखिए समर सीजन क्या होता है, मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर धीमा धीमा आप जब इंटर ट्रॉपिकल जो ICT रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जब शिफ्ट करते जाएगी, जुलाई वाला मौसम आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो एयर प्रेशर वहां पे लो हो जाएगा। अब देखते हैं गया में उस समय टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है, 46 पे पहुंच जाता है, तो हॉटेस्ट प्लेस आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब बिहार का कौन है, तो गया है, ठीक है। तो वो जो वहां पर जो हवाएं चलेगी, वो समर में हवाएं कैसे चलेगी, लू चलेगी, क्या चलेगी, लू, क्या बोलेंगे, लू बोलेंगे। तो ये आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि समर कब से कब का एरिया है भैया, तो मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये खत्म कब से होगा, तो ये भी आपको समझना है कि मार्च से जब स्टार्ट होगा आपका समर, तो ये खत्म कब होगा, तो आप देख सकते हैं कि जून जुलाई तक ये चीजें खत्म हो जाएगा, जून जुलाई तक आपका खत्म हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया समर क्लाइमेट। अब अगर हम बात करते हैं रेनी सीजन का, तो जुलाई से स्टार्ट होगा। रेनी सीजन का आप समझ सकते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून के कारण भी कहीं ना कहीं बिहार में वर्षा होगी। अब साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो बिहार में वर्षा करवाएगी, तो वो जो सीजन होगा क्या हो जाएगा, आपका रेनी सीजन होगा। रेनी सीजन कब से स्टार्ट होगा, इसको भी समझना आपको। देखिए वर्षा ऋतु की अगर बात करेंगे, जून से स्टार्ट होगा, जून जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है, और अक्टूबर तक चलेगा। कहां तक चलेगा, अक्टूबर तक चलेगा। अब देखिए तो जैसे ही गर्मी खत्म होगा तो जो बिहार के जो प्लेन एरिया, मैदानी भाग है, जो वहां पे जो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, और मानसूनी हवाएं जो है उन लो प्रेशर बेल्ट को भरना चाहेगी, तो इसलिए क्या होगा, वर्षा ज्यादा होगा। तो बिहार में ज्यादातर जो वर्षाएं होती हैं वो साउथ वेस्ट मानसून से होती हैं, इस बात को समझिएगा। लगभग 80% वर्षा गर्मी के समय होगा तो वो साउथ वेस्ट मानसून से होगा, इस बात को समझिएगा। और बिहार में मानसून का प्रवेश कब होगा भैया, 10 जून को, मैंने अभी जस्ट बताया 10 जून को होगा, और करीब करीब 15 से 20 जून तक बिहार में पूरा फैलेगा, इस बात को समझिएगा। तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन होगा, किशनगंज होगा। किशनगंज में बारिश ज्यादा होगा क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में है, तो किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होगा, सबसे ज्यादा वर्षा आपको ये इसको मिलेगा, ठीक है। किसको मिलेगा, तो किशनगंज में मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आ गया। जैसे जैसे ये बरसातें ईस्ट से, मतलब बिहार के ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर चलेगी तो बरसात कम से जाएगा। तो जैसे जैसे मानसूनी पवने या मानसूनी वायु पश्चिम की ओर बढ़ेगी तो वर्षा की मात्रा कम होगी, इस बात को समझ गए। तो उत्तरी बिहार के मैदान में ज्यादा वर्षा होना है, दक्षिणी बिहार के मैदान में ज्यादा कम वर्षा होना है, ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके चलिए, अब देखिए अक्टूबर वाला मौसम आएगा, अक्टूबर वाला जो मौसम आएगा तो सूर्य जो है वो कहां पे हो जाएगा, आपका सूर्य जो आपका हो गया भैया दक्षिणायन की स्थिति में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणायन, मतलब सूर्य जो आपका देख सकते हैं कि कर्क रेखा को छोड़ते हो जाएगी, मकर रेखा के आसपास पूजने की स्थिति में रहेगी। और सूर्य जब दक्षिणायन की स्थिति में रहेगी तो वहां पे आप समझिए कि बरसात कैसे होगा भैया। तो देखिए यहां पर इधर आप देखते हैं आपका मेडिटेरियन सी है, तो वहां से जो गर्म हवाएं उठती है जेट स्ट्रीम के नाम से, जो करीब करीब 8 से 9 किलोमीटर ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम हवाएं बहती है। बहुत इसका स्पीड 400 किलोमीटर रहता है, बहुत ही तेज हवाएं रहती है। ये हवाएं बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो गर्म हवाएं रहती है, लेकिन हिमालय के पास आते हैं क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम जाता है, और इसी हवाएं के कारण जो बारिश होती है, जो अगर हम बात करें जेट स्ट्रीम के कारण भी कभी कभी ठंडा में आपको बारिश देखने को मिलेगा, तो वो जेट स्ट्रीम के कारण होता है। दक्षिणायन सूर्य की स्थिति में रहने के बाद भी शरद ऋतु के टाइम में, मतलब विंटर सीजन में आपको देखने को मिलेगा बारिश, तो वो होता है जेट स्ट्रीम के कारण आपको होता है, मतलब उसको बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण,
ठीक है। साइक्लोन अब हम बाद में पढ़ेंगे, साइक्लोन अभी हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस के कारण होता है, इस बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, तो जनवरी के समय आप देखते हैं बहुत ज्यादा ठंड होता है बहुत सारे क्षेत्रों में, आप देख सकते हैं। बेसिकली गया वाला क्षेत्र में देखें तो गया में सबसे ज्यादा ठंड भी पड़ता है और गया में सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ता है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। इस समय बहुत ज्यादा जो भी फसलें हैं जैसे कि विशेषकर आलू आप देख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो पाला पड़ने लगता है, उसको पाला बोलते हैं। तो आलू विशेषकर आलू के फसलों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, इस बात को समझिएगा। अब देखिए, ये हमने सीजन बता दिया, सीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था लेकिन आप चीजों को मैंने समझा दिया। अब देखिए समझिएगा बात को कि वर्षा का वितरण आप समझिएगा। तो अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करेंगे, एवरेज अगर हम बात करेंगे कि कितना ज्यादा वर्षा होता है बिहार में, तो लगभग 112 से लेकर 120 में एवरेज की बात कर रहा हूं। और वही अनइवन क्लाइमेट है, कहीं पे अगर हम बात कर देते हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र में तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किशनगंज में ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अगर वही बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और ज्यादा वर्षा होगी, जो किशनगंज वाला क्षेत्र है वहां पर लगभग 200 से भी अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार का मैदान में कम वर्षा ही मिलेगा। तो अगर बिहार के मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान देखेंगे तब कम वर्षा देखने को मिलेगा, गया, नवादा, औरंगाबाद। तो उससे परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इन एरियाज में, आपका दक्षिणी बिहार के एरियाज में कहीं ना कहीं सुखाड़ देखने को आपको मिलता है। समझ रहे हैं बात को। अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। बिहार का एग्रीकल्चर क्या है, इस चीज को समझेंगे बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, तो बिहार की एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो बिहार का एग्रीकल्चर बहुत ही एक रोल आपको देखने को मिलेगा। बिहार के एग्रीकल्चर में मतलब कृषि का बहुत ही रोल देखने को, बिहार की अर्थव्यवस्था ही पूरा कृषि पे टिकी हुई है, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे स्थिति क्या है कि यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, आप देख सकते हैं। भांगर है, खदार भूमि आपको देखने को मिलता है, अलवियल सॉइल आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलता है, गंगा और पूरे उसकी सहायक नदियों के कारण। तो फर्टाइल प्लेन तो भाई बहुत अच्छा फसल होगा, पानी की कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स है, बिहार में बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो यहाँ पे लोगों का भी कमी नहीं, लेबर का भी आपको कमी नहीं मिलता है। तो ह्यूमन रिसोर्स आपको ज्यादातर इनपुट देखने को मिलता है। जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है बिहार का एग्रीकल्चर, मतलब बिहार के जीडीपी में 24.84%, इंक्लूडिंग इसमें आपका वन क्षेत्र भी आ जाएगा। तो जो भी वन क्षेत्र से भी जो भी मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा या जीडीपी होगा, तो वन क्षेत्र को मिला के जीडीपी मतलब है एग्रीकल्चर और वन क्षेत्र को मिला के, ठीक है, 24.84। अब यहाँ के लोग अगर बात करेंगे, बिहार के लोग 77% लोग है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। 77% लोग बिहार के हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर टिकी हुई है। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लैक इन एग्रीकल्चर एरिया बिहार में। जो अगर हम बात करते हैं, बहुत सारा आप देख सकते हैं शहर बस रहा है, बहुत सारा आप देख सकते हैं कि अब बिल्डिंग से सब सारे उठ रहे हैं, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर एरिया वो थोड़ा कमते जा रहा है, वहां पर एग्रीकल्चर एरिया कम जाएगा तो भाई कमी पैदावार भी कम होगा, ठीक है। इस बात को आप देख सकते हैं, ठीक है। अनइवन मानसून आप देख सकते हैं कि वर्षा कहीं का ज्यादा करा दे, जहां कहीं कम करा दे, कहीं पे सूखे की स्थिति है, कहीं पे बाढ़ की स्थिति है। इसके कारण आप देखिए उत्तरी बिहार में बहुत अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां बाढ़ आएगा तो वहां फसल ही नहीं होगा भाई, फसल बर्बाद हो जाएगा। अब दक्षिणी बिहार में देख सकते हैं कि यहाँ पे सुखाड़ ही रहता है, यहाँ पे मान लें बाढ़ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे सुखाड़ रह रहा है। यहाँ पे होती है सिंचाई नलकूप से, मतलब बोरिंग से, कैनाल से सिंचाई होती है, लेकिन उतना भी ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में लोग नहीं लगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं फेल होता है, बार बार कहीं क्रॉप फेलर देखने को मिलता है, सुखाड़ हो गया, तो लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एग्रीकल्चर में उतना टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं करना चाहते हैं। स्मॉल साइज ऑफ लैंड, जैसे कि हरियाणा इस सब क्षेत्रों में देखिएगा तो वहाँ पे एक किसान का खेत देखिएगा तो 10-10 एकड़ कंटिन्यू चलते आ रहा है, तो वहाँ पे ज्यादा मतलब कहने का मतलब कि साइज होता है लैंड का, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादातर वहाँ पे जो पैदावार होगी वो ज्यादा होगी, उस तरह से अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए बिहार में यहाँ पर 1-2 कट्ठा, यहाँ पे 3 कट्ठा, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे फिर जाओ, यहाँ पे फिर जुताई करो, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो स्मॉल साइज ऑफ लैंड होने के कारण कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लम होती है। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, बिहार में ज्यादातर अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत, जैसे कि हरियाणा वाले क्षेत्र में देखिएगा हरित क्रांति का प्रभाव ज्यादा पड़ा, वहां पे जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही है, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के इस्तेमाल अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा रूप इस्तेमाल है, एक से एक तरह का मशीन आपको देखेगा। अभी बिहार में हार्वेस्टर का आप देखिए तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो बिहार में आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां कम है, रिसर्च सेंटर बिहार में नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी बिहार में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ड्यू टू लॉस। आप देख सकते हैं क्यों होता है, क्योंकि एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम है।
यहाँ पे बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एडोप्टेशन कम होता है फार्मर के द्वारा। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऑल मेजर क्रॉप जितने भी हैं वो उनके जो इंडिया का जो एवरेज है उसका उत्पादन की क्षमता, जो इंडिया का औसत उत्पादन क्षमता है उससे भी कम बिहार में होता है। इनएडिक्वेट मार्केट एंड प्रोसेसिंग, अब बिहार में उस तरह का मार्केटिंग नहीं है, तो किसानों को परिणाम स्वरूप क्या करना पड़ता है, किसानों को कम पैसे में आपको मतलब उनके अनाज को बेचना पड़ता है। प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, अगर रहता प्रोसेसिंग यूनिट रहता तो यहाँ से तुरंत अनाज चल जाता सीधे प्रोसेसिंग यूनिट में वहां पे। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं होने के कारण फार्मर कंपेयर टू सेल देयर क्रॉप एट द वेरी लो प्राइस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम है, मैंने आपको बता दिया। हालांकि इसे सारी चीजें समझना है। सोल्यूशन क्या है कि भैया अच्छे तरह से इरिगेशन की व्यवस्था किया जाए, फ्लड कंट्रोल करने का काम किया जाए अच्छे तरह से, वाटर में तो डैम बनाया जाए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छे तरह से जो जल निकासी प्रणाली उसको बनाया जाए, क्रॉप पैटर्न को हमेशा चेंज किया जाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्रॉप पैटर्न को हमेशा चेंज किया जाए, हाइब्रिड सीड लाया जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग प्रथाएं, जो कृषि में प्रथाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, हल से खेती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो उसके जगह पे नए नए टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाए। हाइब्रिड सीड लाएंगे तो हमारा ज्यादा पैदावार होगा, टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाए। ठीक है, अब गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं रोल आप देख सकते हैं। केसीसी है, आप देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही स्लो है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है, या बहुत ही स्लो प्रोसेस है, किसानों को टाइम पे नहीं मिल पाता है पैसे। सब्सिडी भी है जो उसमें भी बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, ओके, डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप, अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स लगाया जाए, तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं सुधार लाने की काम करेगी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की कितनी है। तो बिहार में बेसिकली कृषि जलवायु जो अगर हम बात करते हैं, ये तो आपको देख पा रहे होंगे, ये पूरा इंडिया का मैप है, इंडिया का जो रीजन बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र में तो 15। तो पूछेगा बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र का, सॉरी, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने रीजन है, तो 15 रीजन है। वही बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कितने हैं भैया, 3 है। ठीक है, ये देखते हैं 3 का ए और 3 का बी है, तो 3 है बेसिकली। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3। ठीक है, तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन हम इसको कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कल के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनरल ये सब, तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आपको बहुत कुछ मैं समझा पाया होगा कि किस तरह से क्लाइमेट, किस तरह से क्या होता है, एग्रीकल्चर का क्या चैलेंजेस हैं बिहार में एग्रीकल्चर को लेकर, किसका सोल्यूशन क्या है। बस हमें एग्रीकल्चर में उतना ही समझना है, फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन समझ लेंगे तो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिल लेंगे कल के वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।